क्या आप जानते हैं कि एक देश की ताकत उसकी अर्थव्यवस्था में छिपी होती है और भारत जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था में गिना भी नहीं जाता था, आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि ये चमत्कार हुआ कैसे, इसके पीछे का कारण क्या है और आईएमएफ इसकी हिसाब कैसे करता है? किसी देश का जीडीपी और तरक्की का आईएमएफ इसका हिसाब कैसा करता है? चलिए आज बिजनेस आजकल पे मैं सुमित कुमार सिंह आपको ले चलता हूं इस रोमांचक कहानी में, जहां आप समझेंगे कि आईएमएफ का कैलकुलेशन कैसे होता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस आजकल चैनल पे। मैं सुमित कुमार सिंह और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हर भारतीयों को गर्व से भर देगा। भारत ने हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का जो टाइटल है उसे हासिल कर लिया है। इट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल इंडियन। लेकिन ये सिर्फ एक खबर नहीं है, यह है भारत की उन हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोगों का एकजुट होकर मेहनत करना, और हमारे जो बिजनेसमैन हैं ये उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत है। आज हम जानेंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ किसी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मापता है, उसको जो कैलकुलेशंस होता है कैसे करता है, जीडीपी क्या होता है और भारत में ये मुकाम कैसे हासिल किया। दोस्तों, अगर आप बिजनेस स्टूडेंट हैं, एमबीए स्टूडेंट हैं या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। एंटरप्रेन्योर्स हैं तो आपके नॉलेज के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। खास तौर पे यह वीडियो उन युवा यंगस्टर और एंटरप्रेन्योर के लिए है जो शहरी भारत के लिए में रहते हैं और नए नए सपने देखते हैं और उसको हकीकत भी करते हैं अपने बिजनेस के थ्रू। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है जीडीपी क्या है और इसका महत्व क्यों है। सबसे पहले समझते हैं जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। दोस्तों, आसान भाषा में जीडीपी किसी भी देश का एक निश्चित समय में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमत है। यह एक तरह से देश की आर्थिक सेहत का रिपोर्ट कार्ड है। अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि देश के जो कारखाने हैं उसमें काम चल रहा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं और बिजनेस यहाँ पे फल फूल रहा है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तीन प्रमुख तरीके से जीडीपी की गणना करता है। सबसे पहला इसमें अप्रोच आता है वो है प्रोडक्शन अप्रोच। इसमें हर सेक्टर जैसे कृषि हो गया, फार्मिंग, उद्योग यानी जो इंडस्ट्री है, और सेवाएं यानी सर्विसेज में उत्पादन की वैल्यू को जोड़ा जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर बोलूं, एग्जाम्पल लेकर, अगर आप एक फार्मर हैं और 100 टन गेहूं का अगर उत्पाद करते हैं तो उसकी कीमत 20 लाख रुपए है, तो जीडीपी में ये जुड़ता है। अब सेकंड है इनकम अप्रोच। प्रोडक्शंस कर लिए, इनकम अप्रोच। इसमें इस अप्रोच के थ्रू देश में सभी लोगों की कमाई लाइक वेजेस, प्रॉफिट्स और रेंट्स को जोड़ा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी में अपने कंपनी को सैलरी देते हैं, अगर आप ओनर हैं, अपने कर्मचारी को सैलरी देते हैं और आपकी कंपनी प्रॉफिट कमाता है, ये सब जीडीपी में शामिल होता है। चाहे छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, चाहे आपकी सैलरी हो या आप स्पेंड कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट, कार बाई करना या किसी भी चीज में, वो सब कैलकुलेट होता है। थर्ड होता है एक्सपेंडिचर अप्रोच। यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है जीडीपी के कैलकुलेशन में। इसके तहत जीडीपी की गणना इस फॉर्मूले पे होती है, ये मैं स्क्रीन पे भी आपको दे रहा हूं। जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इस फॉर्मूला पे पूरा जीडीपी का खेल है जो आईएमएफ कैलकुलेट करता है। यानी सी यानी कंजम्पशन, लोग कितना खर्च करते हैं। जैसे आप अगर नई आईफोन या कोई फोन बाई करते हैं। दूसरा है आई यानी इन्वेस्टमेंट, कंपनी नए कारखाने या मशीनों पे कितना पैसा लगा रही है। जी का मतलब है गवर्नमेंटल स्पेंडिंग, सरकारी स्कूल, सड़क या अस्पताल पे कितना खर्च कर रही है गवर्नमेंट। एक्स माइनस एम यानी नेट एक्सपोर्ट्स,
देश कितना निर्यात करता है उसके आयात को घटाकर। मतलब अगर आप कोई चीज को, सपोज कीजिए कि अमेरिका एक कंट्री है, तो इंडिया कितना अमेरिका भेजता है और अमेरिका से कितना लेता है, एक एग्जांपल के तौर पर। तो एक्स माइनस एम का मतलब ये है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दिल्ली का एक स्टार्टअप जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाता है, अगर वह 100 स्कूटर बेचता है, प्रत्येक अगर स्कूटर का प्राइस 1 लाख रुपए में, तो 1 करोड़ रुपए जीडीपी से जुड़ता है। अगर वो 100 स्कूटर बेचे तो 1 करोड़ हो गया टोटल। अगर सरकार सड़क बनाने पे 10 करोड़ खर्चा करती है तो वह भी जीडीपी का हिस्सा है। इस तरह छोटे छोटे योगदान से देश की अर्थव्यवस्था का आकार मापा जाता है। और ये डिटेल जो गवर्नमेंट होती है, हर सरकार वो आईएमएफ को देती है, और वो इंटरनेशनल लेवल पे भी अलग अलग संस्था से लेता है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया और सभी संस्था हैं, उससे पूरा डेटा लेके कैलकुलेट किया जाता है। अब चलिए आईएमएफ की गणना कैसे करते हैं। आईएमएफ जो कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का वॉचडॉग है पूरे वर्ल्ड का, हर देश जीडीपी मापने के लिए इन 3 तरीके का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है दोस्तों, आईएमएफ सिर्फ डेटा पे निर्भर नहीं करता कि कोई देश कुछ दे दिया, या वर्ल्ड बैंक हो, यूएन हो, और देश के सेंट्रल बैंक जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से डेटा लेता है। ये हर जगह काम करता है, हर जगह से डेटा लेता है। फिर यह नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे देश की तुलना करता है कि अमेरिका में है तो आपकी क्या परचेजिंग कैपेसिटी है, इंडिया में है तो कैसे हैं, जापान में है तो कैसे हैं। नॉमिनल जीडीपी क्या है? यह डॉलर में देश की अर्थव्यवस्था का आकार बताती हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आप अभी तक आप इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको शेयर सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। दोस्तों आईएमएफ हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें ये अनुमान लगता है कि कौन सा देश कहां खर्चा कर रहा है। भारत के मामले में आईएमएफ ने देखा कि 2023 में हमारा जीडीपी ग्रोथ 7.8% था, जबकि जापान के लिए 1.9% था। यह तेज रफ्तार भारत को चौथे स्थान पे ले आई है दोस्तों। अब बात करें ये सब संभव कैसे हुआ, तो भारत का सक्सेस स्टोरी शुरुआत होती है 1991 में। भारत की अर्थव्यवस्था संकट में थी उस समय दोस्तों, आज से तकरीबन 32-33 साल पहले। उस समय के हमारे आईएमएफ से इंडिया को 1.8 बिलियन डॉलर का बेल आउट लोन लेना पड़ा था दोस्तों। लेकिन तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लाइसेंस राज उस समय खत्म किया। उसके पहले क्या था, कुछ भी करना हो आपको गवर्नमेंट से परमिट लेके ही आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसको पूरी तरह खत्म किया गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया। आज उसी नींव पे भारत ने इतिहास रच दिया है। इस भारत की शानदार उड़ान में दोस्तों किसका किसका हाथ है? दोस्तों भारत की कहानी किसी फेयरली टेल से कम नहीं है। 1947 में आजादी के बाद भारत एक गरीब देश था जो सोवियत स्टाइल पॉलिसी और लाइसेंस राज से जकड़ा हुआ था। लेकिन 1991 के रिफॉर्म ने सब बदल दिया। आज भारत की अर्थव्यवस्था में हर सेक्टर चमक रहा है, टेक्नोलॉजी हो या सर्विसेज। भारत का आईटी सेक्टर दुनिया में धूम मचा रहा है। बेंगलोर हो, मुंबई हो, खासकर हैदराबाद या एनसीआर जैसे शहर ग्लोबल टेक हब बन चुके हैं। 2023 में भारत का आईटी एक्सपोर्ट 200 बिलियन डॉलर तक से ज्यादा था। 2023 में मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम ने मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दिया है। आज हम देख रहे हैं हमारा डिफेंस प्रोडक्ट्स भी कितने फॉरेन में जा रहे हैं। आज भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल्स प्रोड्यूसर है, जो जीडीपी का 7.1% का योगदान है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें दोस्तों तो भारत में एंटरप्रेन्योर जैसे कि बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने, जैसे ओला हो गया, बहुत सारे ड्रोन टेक्नोलॉजी, और बहुत सारे हैं कि कोई एक दो का नाम नहीं, लाखों में है। उसका छाप विदेशों में भी देखा जा रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मुंबई के एक युवा उद्यमी, मैं लाइव रियल टाइम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रिया ने 2020 में एक ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी ऐप का शुरुआत किया था।
कोविड-19 के दौरान उसका बिजनेस 10 गुना बढ़ा और आज उसकी कंपनी 500 करोड़ का वैल्यूएशंस पे है। मैं नाम यहाँ पे चेंज किया हूँ बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। ऐसे लाखों उद्यमी भारत में जीडीपी को रॉकेट का उड़ान दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की कंसल्टेंसी का हेल्प चाहिए तो आप मेरे ईमेल आईडी पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है info@marketchanakya.group.com। डिस्क्रिप्शन में और वीडियो पे भी आपको ये दिखेगा। 2023 में भारत का जीडीपी, 2023 की बात यानी 1.5 years बैक भारत का जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर था और 2025 में ये 4.339 ट्रिलियन तक पहुंच गया। आईएमएफ का अनुमान है कि 2027 में भारत जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा दोस्तों, एंड वी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दिस वर्ल्ड। कितनी खुशी की बात है। उद्यमियों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये समय बहुत ही सुनहरा है। भारत सरकार के प्रोग्राम जैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप्स इंडिया और अटल मिशन ने बिजनेस शुरू करना आसान कर दिया है। आज भारत में 10 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं जो लाखों नौकरियां दे रहे हैं लोगों को। तो मैं आपको एक कहानी प्रश्न सुनाना चाहूंगा। चेन्नई के अजय, नाम अलग है, चेन्नई के अजय ने एक सोलार पैनल स्टार्टअप शुरू किया। सरकार ने सब्सिडी और मेक इन इंडिया की मदद से उसकी कंपनी अब 50 शहरों में सोलार पैनल सप्लाई कर रही है। उसका योगदान न सिर्फ जीडीपी से जुड़ा है बल्कि भारत के ग्रीन एनर्जी में भी आगे ले जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप उद्यमी हैं और याद रखें, छोटे बिजनेस, हर नए आइडिया भारत के जीडीपी को और मजबूत करता है। आपका योगदान सिर्फ आप तक नहीं है दोस्तों, पूरे देश तक है। आप सोचते हैं आप एक छोटे बिजनेस कहीं गुड़गांव में कर रहे हैं या देश के किसी भी कोने में कर रहे हैं, आपका असर पूरे इंडिया पे हो रहा है। तो दोस्तों, भारत की कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि मेहनत, हौसले और सपनों की है। आईएमएफ के आंकड़ा बतलाते हैं कि भारत 2027 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था होगा, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। ईवाई के एक रिपोर्ट कहती है कि 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 26 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकती है। हो सकता है 30 ट्रिलियन डॉलर तक हो जाए। अभी करंटली अमेरिका का 30 ट्रिलियन डॉलर पे है। मैं सुमित कुमार सिंह आपसे कहता हूं, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर्स हैं, उद्यमी हैं, तो ये आपके लिए मौका है। आप अपने आइडियाज को उड़ान दें, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था आपको सपनों का इंतजार कर रही है दोस्तों। बिजनेस आजकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। जी हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो को जरूर शेयर करें। आइए भारत को तीसरे नंबर इकोनॉमी पे अगले 2 साल में आपका, मेरा, सबका सहयोग हो। जय हिंद, नमस्ते।